नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीएड जो सीबीसीएस पैटर्न पर पाठ्यक्रम रखा गया है, तो बीएड द्वितीय सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर से संबंधित डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज हम लोग फर्स्ट पेपर के अंतर्गत यह देखेंगे एक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न और 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसके बाद अगले दिन से बीएड द्वितीय सेमेस्टर के सेकंड पेपर से संबंधित प्रश्नों को हल किया जाएगा। आज का पहला डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। यह डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना होगा। शैक्षिक प्रशासन के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार से हैं, हेडिंग बनाकर। पहला, व्यक्ति की महत्ता का सिद्धांत। शिक्षा फाइल केंद्रित न होकर व्यक्ति केंद्रित होनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा द्वारा व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मिक और सौंदर्यात्मक गुणों का विकास किया जाए। दूसरा शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख सिद्धांत है, शिक्षा दर्शन पर आधारित। शिक्षा प्रशासन उचित शिक्षा दर्शन पर आधारित होना चाहिए। शिक्षा दर्शन प्रशासन का पथ प्रदर्शक है तथा उद्देश्यों का निर्धारक है, जिसके आधार पर विद्यालय का मार्गदर्शन होता है, जिससे वह उचित वातावरण उपस्थित कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो आपको इस प्रकार इसके बिंदुओं को जो पॉइंट के माध्यम से है लिखकर और हेडिंग बनाकर आप उसके विषय में लिखेंगे। आइए कुछ प्रमुख शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों को देखते हैं। यहाँ मैं सुविधा के लिए आपके उसके जो हेडिंग हैं उनको पॉइंट में लिख दिया हूँ। आप चाहेंगे तो उसके अंदर बढ़ा सकते हैं। तीसरा शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख सिद्धांत है, सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित का सिद्धांत। चौथा है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप का सिद्धांत। पांचवा है, परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुकूलन का सिद्धांत। और छठा है, क्षमताओं के अनुसार कार्य विभाजन का सिद्धांत। सातवां है, प्रयासों के समन्वय का सिद्धांत। और आठ है, विद्यालयों के उद्देश्यों, नीतियों और कार्यक्रमों में एकरूपता का सिद्धांत। नवां है, बालक प्रधान शैक्षिक प्रशासन का सिद्धांत। और 10वां है, कार्यक्रमों तथा नीतियों के निर्धारण में रचनात्मक तथा आशावादी दृष्टिकोण का सिद्धांत। तो ये प्रमुख शैक्षिक प्रशासन के 10 सिद्धांत हैं। 2 सिद्धांत को मैं उसको पॉइंट को हेडिंग बनाकर बता दिया हूँ आपको, और आप अपने सुविधा के अनुसार जो 3 से लेकर 10 तक हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप उसे इस पॉइंट को हेडिंग में बदलकर आप आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित का सिद्धांत, जैसा कि हम जानते हैं कि जो समाज का प्रथम इकाई होता है वह परिवार होता है, और परिवार से समाज का निर्माण होता है, और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हमें सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर शैक्षिक सिद्धांतों या शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। उसी प्रकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप का सिद्धांत जो है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि हमारे देश भारत में प्रजातांत्रिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक मूल्यों को रखा गया है, तो हमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप ही शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांतों का चयन करना होगा। तो आप इसी प्रकार अन्य का भी अपने सुविधानुसार घटा बढ़ा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। आज का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसे देखने के बाद अब हम लोग अगले वीडियो में सेकंड पेपर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। आज का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, स्कूल प्रबंधन एक प्राथमिक शिक्षक के किसमें प्रभावी होने की मांग करता है। ऑप्शन
चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का आप चयन करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। दिए गए सभी विकल्प यानी कि स्कूल प्रबंधन एक प्राथमिक शिक्षक के किसमें प्रभावी होने की मांग करता है, तो प्रभावी निर्देश में, संरचनात्मक प्रक्रिया में या संरचनात्मक प्रतिक्रिया में। तीसरा दिया हुआ है ऑप्शन सी आत्म अनुशासन, अर्थात ऑप्शन डी सही है दिए गए सभी विकल्प। और प्रश्न संख्या दूसरा है शैक्षिक प्रशासन में नौकरशाही की विशेषता है, सही उत्तर है ऑप्शन डी सम विभाजन। प्रश्न संख्या 3 है कॉलेज का प्रशासनिक नेता होता है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इन चार ऑप्शन में से आप सही उत्तर का चयन करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य कॉलेज का प्रशासनिक नेता होता है। प्रश्न संख्या 4 है किस काउंसिलिंग में रैप रोड बिल्डिंग प्रतिमान पर बल दिया जाएगा। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तर्कसंगत परामर्श। प्रश्न संख्या 5 है एक छात्र ने एक विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। वह शिक्षा की धारा का चुनाव करने में मदद करना चाहता है। इस तरह के मामले के लिए लगाए जाने वाले मार्गदर्शन के प्रकार को कहा जाएगा। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शैक्षिक मार्गदर्शन। प्रश्न संख्या 6 है किस प्रकार के परामर्श में पक्षकार की समस्या की सहानुभूतिपूर्ण समझ तनावपूर्ण है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्यक्ति केंद्रित मानवतावादी दृष्टिकोण। परामर्श दृष्टिकोण के परामर्श में पक्षकार की समस्या की सहानुभूतिपूर्ण समझ तनावपूर्ण है। प्रश्न संख्या 7 है व्यक्ति केंद्रीय परामर्श की तकनीक में अनुरूपता से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन चार ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी चेहरे की अभिव्यक्ति और शब्दों के बीच मेल व्यक्ति केंद्रीय परामर्श की तकनीक में अनुरूपता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8 है एक प्रभावी गैर निर्देशात्मक परामर्श सत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक होगा। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्राहक के साथ एक संबंध स्थापित करना। प्रश्न संख्या 9 है कार्ल रोजर्स के द्वारा मानव अधिगम के संदर्भ के बारे में तकनीकों को क्या शीर्षक दिया गया था। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वसंचालन अधिगम। कार्ल रोजर्स के द्वारा मानव अधिगम के संदर्भ के बारे में तकनीकों को स्वसंचालन अधिगम शीर्षक का नाम दिया गया था। प्रश्न संख्या 10 है प्रभावी विद्यालय प्रबंधन के सबसे प्रासंगिक संकेतक क्या है। चार ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन चार ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी व्यावसायिक क्षमता, नेतृत्व, छात्र प्रदर्शन, अभिभावक संतुष्टि। प्रभावी विद्यालय
प्रबंधन के सबसे प्रासंगिक संकेतक हैं। प्रश्न संख्या 11 है, स्कूल प्रबंधन प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की प्रत्यक्ष भागीदारी खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित तरीकों से अपेक्षित है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नीति निर्माण। स्कूल प्रबंधन प्रक्रिया में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की प्रत्यक्ष भागीदारी नीति निर्माण को छोड़कर निम्नलिखित तरीकों से अपेक्षित है, जो हैं पाठ्यक्रम प्रबंधन, प्रवेश और नामांकन, संचार और सहयोग। प्रश्न संख्या 12 है, मौखिक हमलों को लगातार लक्ष्य किस रूप में सामने आता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, साथियों का उत्पीड़न। मौलिक हमलों का लगातार लक्ष्य साथियों का उत्पीड़न के रूप में सामने आता है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विद्यालय के लिए सर्वोत्तम स्थान हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। प्रदूषण से दूर, शहर से बाहर, प्राकृतिक वातावरण में, और ऑप्शन डी है छात्रों के लिए सुरक्षित एक क्षेत्र में। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छात्रों के लिए सुरक्षित एक क्षेत्र में विद्यालय के लिए सर्वोत्तम स्थान हो सकता है। प्रश्न संख्या 14 है, एक स्वस्थ शारीरिक स्कूल पर्यावरण क्या है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। ऑप्शन ए, अच्छी जगह पर स्कूल परिसर। ऑप्शन बी, बिना किसी खतरे का स्कूल परिसर। ऑप्शन सी, अच्छी बुनियादी सुविधाओं से युक्त स्कूल परिसर। और ऑप्शन डी है अच्छी स्वच्छता सुविधाओं के साथ स्कूल परिसर। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिना किसी खतरे के स्कूल परिसर एक स्वस्थ शारीरिक स्कूल पर्यावरण है। प्रश्न संख्या 15 है, कौन सर्वेक्षण अध्ययन का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बुद्धि का सर्वे सर्वेक्षण अध्ययन का उदाहरण नहीं है, जबकि संस्था सर्वे, प्राचीन अभिलेखों का सर्वे और उद्योगों का सर्वे सर्वेक्षण अध्ययन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 16 है, वर्णनात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया में कौन नहीं आता। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्य कारण स्थापना वर्णनात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया में नहीं आता। प्रश्न संख्या 17 है, कारणोन्मुख तुलना अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत आता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्णनात्मक। कारणोन्मुख तुलना वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 18 है, शिक्षा अनुसंधान के लेखक कौन हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर
आर.पी. भटनागर शिक्षा अनुसंधान पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 19 है, रिसर्च इन एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। आप इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेस्ट जॉन डब्ल्यू रिसर्च इन एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न संख्या 20 है, कौन अन्य 3 से भिन्न है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, व्यक्तिगत सर्वेक्षण, व्यवसाय सर्वेक्षण, समाजशास्त्री सर्वेक्षण और ऑप्शन डी है दस्तावेज सर्वेक्षण। आपको इन 4 ऑप्शन में से कौन अन्य 3 से भिन्न है का चयन करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत सर्वेक्षण अन्य 3 से भिन्न है, व्यवसाय सर्वेक्षण से, समाजशास्त्री सर्वेक्षण से और दस्तावेज सर्वेक्षण से। तो मित्रों, आज हम लोग बीएड द्वितीय सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को 5 पार्ट के अंतर्गत देखे। इसके बाद हम लोग कल से सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर से संबंधित डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मित्रों, नमस्कार।